गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विथ अनिल आशा। आप लोगों के स्पेशल डिमांड पे आज का क्लास जो है मैं लेके आया हूं। अगर आप मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता होगा कि एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जामिनेशन से संबंधित सारे वीडियो जो डीजीएनसीसी के सिलेबस के मुताबिक यहाँ पे अपलोड किया हुआ है और उस सभी को आपकी सुविधा के लिए एक प्लेलिस्ट बनाकर जिसका नाम है एनसीसी एग्जाम उसके अंदर अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर आपको एनसीसी की पढ़ाई से संबंधित सारे वीडियो प्रमाणिक और सटीक डीजीएनसीसी के सिलेबस के हिसाब से मिलेंगे, जिसको पढ़कर समझकर आप अपना खुद का नोट्स बनाएं और उससे आप परीक्षा की तैयारी करें। साथ ही साथ 2023-24 में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों का भी मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर अपलोड किया हुआ है, उसे आप अवश्य देखें। मसलन के तौर पे इस बार ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट इन दोनों का एग्जाम जो है वो एमसीक्यू होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और वो ओएमआर के ऊपर होगा। कंप्यूटर से वो ओएमआर सीट चेक होगा और उसी से रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब ए और बी में लगभग सारा चीज कंप्यूटराइज कर दिया गया है, किसी का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसका दूसरा मतलब यह है कि जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा। एमसीक्यू के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। नुकसान यह है कि उसमें दो ही चीज होता है, या तो सही या तो गलत। या तो आपको फुल मार्क्स 2 नंबर मिलेंगे या फिर आपको उसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अच्छी बात यह है कि एनसीसी में अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बार ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट दोनों ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप ओएमआर के ऊपर होगा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने इस वेबसाइट पे चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहां पर जाके देखें और उसको समझें। तो अभी क्या है कि आप लोगों का मैं देख रहा था कि बहुत सारे कैडेट्स अभी भी वैसे चैनल पे या वैसे जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं जिनकी जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो कृपया करेक्ट कंटेंट को पढ़ें, सही चीज पढ़ें, सिलेबस से पढ़ें। जब आप सही चीज पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वे सही हैं या गलत हैं। सही प्रश्न है तो आप जवाब दें, और अगर गलत प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, आप उसको रिप्रेजेंट करें ताकि आपको उसका नुकसान ना हो और आपको उसका बोनस मार्क्स मिले। यहाँ पे जो कुछ एक मैंने ऑब्जर्वेशन देखा है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। चूंकि आज के सब्जेक्ट का जो मेन टॉपिक है वो है स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर जो आपका पेपर नंबर 4 है, उसके अंदर एक खास सब्जेक्ट है इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट। ये जो इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट जो सब्जेक्ट है ये आपको बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के लिए है। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट ये एक सब्जेक्ट है जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट का हिस्सा है। जो चौथे पेपर 4 है, ये बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का हिस्सा है। ए सर्टिफिकेट वालों को ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर के ऊपर वीडियो अवेलेबल कहीं नहीं था, तो मैं खास करके एक्सक्लूसिव आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने देखा इसके ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों ने पैदा कर रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके कंटेंट एक दूसरे में घुस जाते हैं या ओवरलैप हो जाते हैं या आपको कंफ्यूजन हो जाता है। वो है, पहला है पेपर 2। पेपर 2 जो है वो है वेपन ट्रेनिंग, हथियार प्रशिक्षण। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग और हथियार प्रशिक्षण जो सब्जेक्ट है या पेपर है, उसमें आपको सिर्फ .22 राइफल के बारे में पढ़ना है। दोबारा बता रहा हूं, वेपन ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको ए हो चाहे बी हो चाहे सी सर्टिफिकेट हो, आपको केवल और केवल सिर्फ .22 राइफल पढ़ना है। तो आपको अगर वेपन ट्रेनिंग के अंदर अदर देन .22 राइफल कोई भी प्रश्न पूछा जाता है वो आउट ऑफ सिलेबस होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि मैंने देखा है कि कुछ चैनल वेपन ट्रेनिंग के अंदर .22 राइफल के अलावा एसएलआर, एलएमजी, हैंड ग्रेनेड, एंटी टैंक ग्रेनेड, इतने सारे हथियारों के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। वेपन ट्रेनिंग के अंदर आपको सिर्फ .22 राइफल के बारे में पढ़ना है और उससे संबंधित जो भी पढ़ाई है उसका एक्सक्लूसिव वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है। पूरे वेपन ट्रेनिंग का एकमात्र एक वीडियो है, जिसको अगर आपने देख लिया तो आपके 100% वेपन ट्रेनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और वो ए, बी और सी तीनों के लिए मैंने बनाया है। शुरू के कुछ हिस्से ए और बी दोनों में कॉमन है
और आखिरी के हिस्से में मैंने सी सर्टिफिकेट का जो एक्सक्लूसिव पार्ट है वो कैप्चर किया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वेपन ट्रेनिंग में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। उसके अलावा अगर कोई भी प्रश्न किसी दूसरे हथियार के बारे में पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है। अब इसीलिए ये इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट लेके आया हूं कि यहां पे आपको कुछ हथियारों के बारे में पढ़ना है, कुछ चीजों के बारे में पढ़ना है, वो यहां पे पूछे जाएंगे। लेकिन ये ए सर्टिफिकेट वालों के लिए नहीं है, बी और सी के लिए है। लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता दूं, बी और सी के लिए भी जो इन्फेंट्री वेपन और इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है उसमें एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल नहीं है, एलएमजी नहीं है, हैंड ग्रेनेड नहीं है, एंटी टैंक ग्रेनेड नहीं है, .22 राइफल नहीं है। तो ये सारे हथियार नहीं हैं। क्या क्या हथियार हैं वो मैं अभी आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। आप उन हथियारों को देखें और जितना डाटा जो चीज मैं बताऊंगा वही आपके डीजीएनसीसी की किताब में है। अगर इससे अलावा कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट के अंदर तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो अब यहां मैं इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आपको ये पता हो कि वेपन ट्रेनिंग में मुझे क्या पढ़ना है, कौन से हथियार के बारे में पढ़ना है और इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट में क्या क्या पढ़ना है। ये दोनों दो अलग अलग चीज है। वेपन ट्रेनिंग में सिर्फ .22 पढ़ना है और वो आपका पेपर 2 सब्जेक्ट है। पेपर 4 पेपर 1 ड्रिल है जिसमें कोई थ्योरी पेपर नहीं है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। लेकिन कुछ चैनल अभी भी ड्रिल के आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, पता नहीं वो कहां से, उनकी क्या मतलब है मैं बोल नहीं सकता हूं। तो दोबारा मैं बता रहा हूं, ड्रिल का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। दूसरा पेपर है आपका वेपन ट्रेनिंग जिसमें सिर्फ .22 राइफल के बारे में पढ़ना है। उसका एक्सक्लूसिव वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वहां जाके देख लें। वो पूरा का पूरा 100% आपका सिलेबस उसमें कवर किया हुआ है। तीसरा हिस्सा है मिसलेनियस जिसमें प्रैक्टिकल 0 है, पूरा का पूरा थ्योरी है जो कि आपके एनो सर पढ़ाते हैं। वो पूरा का पूरा मिसलेनियस है। मिसलेनियस में ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट का वीडियो अलग अलग मैंने अपलोड किया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अब आता है 4th पेपर जिसको हम स्पेशल सब्जेक्ट या स्पेशल पेपर के नाम से जानते हैं। तो जो स्पेशल पेपर है जिसको कि आपके पीआई साहब पढ़ाते हैं उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसका भी अलग अलग वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। और उसी में से एक सब्जेक्ट बी और सी के लिए है इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट, जो मैं आज कवर करने वाला हूं। तो यहां मैं इतना विस्तार से इसलिए आपको समझाया कि वेपन ट्रेनिंग और इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट और क्या क्या हथियार पढ़ने हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन कर लेंगे, गलत कर लेंगे, गलत पढ़ लेंगे और एग्जाम में गलत लिख के भी आ जाएंगे। और अगर इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूं इसके अलावा अगर कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, क्योंकि ये क्लास पूरा 100% डीजीएनसीसी के किताब और सिलेबस के मुताबिक आपके लिए बनाया गया है। तो अब चलिए आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और सीधे सब्जेक्ट की तरफ पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज के सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट। ये सिर्फ आपको बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के लिए है। ए सर्टिफिकेट में ये सब्जेक्ट नहीं है। बी सर्टिफिकेट के अंदर इसमें आपको कुल 16 मार्क्स 16 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको यह भी मालूम होगा कि बी सर्टिफिकेट में इस बार ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ओएमआर के ऊपर हमें सॉल्व करने हैं। तो इसका मतलब हो गया कि बी सर्टिफिकेट में टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 8 होगा। सर्टिफिकेट टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विल बी 14 एंड इट मे बी शॉर्ट टाइप, objective, essay type, any types of questions. C certificate, no MCQ type OMR sheet will be used. It will be like previous year, full subjective examination will be there. Now come to the infantry weapon and equipment के बारे में आइए। अब सबसे पहले आपको हम उसका एक परिचय दें आपको। The infantry battalion is the most important organization of the army. It is trained and equipped to face any adverse situation. It can fight an enemy independently or as a part of a larger force. It has the sustenance power and motivation to fight till the end. The infantry battalion is a balanced force which can withstand any difficult situation both in offensive, defensive as well as in a special operation against the enemy. The support weapon available with the battalion can contain the plan of the enemy by causing maximum damage both in fortified fire position and armored protected tanks / personal carrier. Infantry battalion has inherent firepower capability at long range in terms of battalion support weapon.
द टू इंपॉर्टेंट इन्फेंट्री बटालियन सपोर्ट वेपन्स आर 81 mm मोटर एंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इन शॉर्ट ATGM। कहने का मतलब यह है कि जो पैदल सेना होती है, पैदल सेना की जो बटालियन होती है, वो एक सेना का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। यह किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित होता है। यह स्वतंत्र रूप से या किसी बड़ी ताकत के हिस्से के रूप में दुश्मन से लड़ सकता है। इसमें अंत तक लड़ने की प्रेरणा और जीविका शक्ति होती है। इन्फेंट्री बटालियन एक संतुलित बल है जो आक्रामक, रक्षात्मक और साथ ही दुश्मन के खिलाफ विशेष अभियानों में किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकती है। बटालियन के पास उपलब्ध सहायक हथियार गढ़वाली गोलाबारी की स्थितियों और बख्तरबंद संरक्षित टैंकों, व्यक्तिगत वाहनों दोनों में अधिकतम क्षति पहुंचाकर दुश्मन की योजना को नियंत्रित कर सकती है। बटालियन समर्थन हथियार के मामले में इन्फेंट्री बटालियन में लंबी दूरी तक अंतर्निहित मारक शक्ति होती है। दो महत्वपूर्ण 81 mm मोटर और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM पैदल सेना बटालियन के समर्थन वाले हथियार हैं। अब हम आते हैं एक इन्फेंट्री बटालियन की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी आपको बता देते हैं, जिनमें से हो सकता है कि एक या दो प्रश्न इससे आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो बटालियन के सपोर्ट वेपन है उनका नाम बताएं। बहुत सारे एग्जाम्पल दिया होगा, उसमें 81 mm मोटर भी होगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM भी होगा, तीसरा कुछ एक और लिखा होगा लाइक .22 राइफल, चौथा लिखा होगा ऑल ऑफ देम। तो इस तरह से जो है आपको पता होना चाहिए, उसमें से जो करेक्ट होगा उसको आपको टिक करना होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इन्फेंट्री बटालियन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो किस प्रकार से है। इन्फेंट्री बटालियन का जो संगठन होता है दुश्मनों से लड़ने के लिए विपरीत परिस्थिति में उसी के हिसाब से बनाया जाता है ताकि ये दुश्मन से लड़ सके। ये जो आपके सामने एक यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। तो ये डायग्राम एक इन्फेंट्री बटालियन का स्ट्रक्चर बताता है। अगर आप इसको ऊपर सबसे पहले देखेंगे तो बटालियन जो होती है, उस पूरे बटालियन की जो स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर बगल में जो ग्रीन कलर का बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है 21,41,782 21,41,782। अब इस तरह के जो 3 नंबर होते हैं उनको समझना जरूरी होता है। तो जो पहला नंबर होता है वो ऑफिसर्स, अधिकारीगण होते हैं। दूसरा कॉमा के बाद जो होता है नंबर वो JCO या सरदार साहबान होते हैं, और उस कॉमे के बाद जो तीसरा है आखिरी में वे ORs, अदर रैंक्स जवान होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक इन्फेंट्री बटालियन के अंतर्गत कुल संख्या अफसर की 21, JCO सरदार साहबान की 41 और अदर रैंक्स जो हैं OR जवानों की संख्या 782। लेकिन उसके नीचे आप एक और लिखा हुआ देख रहे हैं 22,42,794। ये होता क्या है कि इन्फेंट्री बटालियन में कुछ लोग अटैच्ड भी रहते हैं। तो जो अटैच्ड पर्सन होते हैं उनको मिला के, जिसमें एक अफसर, एक JCO और कुछ जवान जो हैं 12 जवान बढ़ जाते हैं। ये आपको डॉक्टर, एजुकेशन कोर के, मेडिकल कोर के और EME कोर के, ये 3 कोरों के आदमी जो हैं वो इन्फेंट्री बटालियन में अटैच किए जाते हैं ताकि वो एक अपने आप में संपूर्ण बटालियन हो सके। बटालियन के अंतर्गत अगर आप उसके नीचे देखेंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ है BNHQ। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं बटालियन हेडक्वार्टर। और बटालियन के अंदर एक बटालियन हेडक्वार्टर होता है। अब उसके नीचे जो एक लाइन है, 3 अलग अलग जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है, उसमें आपको कंपनियां होती हैं। उसके अंदर सबसे पहली जो ब्लू कलर के अंदर आपको लिखा हुआ है हेडक्वार्टर कंपनी, उसके बाद बगल में एक लिखा हुआ है SP कंपनी, और उसके बगल में लिखा हुआ है RIF राइफल कंपनी, और उसके पहले 4 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब एक इन्फेंट्री बटालियन में 4 राइफल कंपनी, एक SP कंपनी, एक हेडक्वार्टर कंपनी होती है। और उसी के बगल में ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है, वहां पे आपको उसकी स्ट्रेंथ, जो उसकी संख्या होती है उस कंपनी की, वो लिखी हुई है। मसलन के तौर पे बाएं से हम शुरू करते हैं।
हेडक्वार्टर कंपनी के अंदर 2 अफसर, 7 जेसीओ, 142 अदर रैंक्स होते हैं। उसी तरह से एसपी कंपनी में 6 अफसर, 11 जेसीओ, 144 अदर रैंक्स होते हैं। और ये जो 4 राइफल कंपनी है, जिसको ABCD अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा कंपनी बोलते हैं, अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी, राइफल कंपनी बोलते हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है हर कंपनी में, प्रत्येक कंपनी में 2 अफसर, 5 जेसीओ, 116 अदर रैंक्स। अब ये 4 कंपनियां हैं तो इस स्ट्रेंथ को आप 4 से गुना कर दें। अब उस कंपनी के अंदर आपका एक कंपनी हेडक्वार्टर होता है। तो आप देख रहे हैं कि कंपनी हेडक्वार्टर कंपनी में भी है, एसपी कंपनी में भी है, राइफल कंपनी में भी है। अभी इसमें आप अगर देखेंगे बाएं में, हेडक्वार्टर कंपनी में क्या क्या होता है। कंपनी हेडक्वार्टर, बटालियन में बटालियन हेडक्वार्टर, कंपनी में कंपनी हेडक्वार्टर। कंपनी हेडक्वार्टर में क्या स्ट्रेंथ होती है वो बगल में लिखा हुआ है, 1 अफसर, 1 जेसीओ, 4 अदर रैंक्स। सपोर्ट कंपनी हेडक्वार्टर में भी 1 अफसर, 1 जेसीओ, 4 अदर रैंक्स। कंपनी हेडक्वार्टर जो राइफल कंपनी है, राइफल कंपनी में 2 अफसर, कोई जेसीओ नहीं, 10 अदर रैंक्स होते हैं। अब आते हैं हम बाएं में, देखते हैं कि हेडक्वार्टर कंपनी में क्या क्या होता है। हेडक्वार्टर कंपनी के अंदर आपको 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा को हम बोलते हैं मेडिकल सेक्शन, MED जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, SEC ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं आपको फुल फॉर्म बोल दे रहा हूं। MED सेक्शन जो है ये मेडिकल सेक्शन है, जिसमें आपको 9 नर्सिंग असिस्टेंट जो होते हैं वो यहां पे होते हैं, जो लड़ाई में फर्स्ट एड देते हैं किसी को घायल होने पे। दूसरा है आपका एडम प्लाटून, उसकी नफरी नीचे दी हुई है, यह प्रशासन की देखभाल के लिए होती है। उसके बाद तीसरा है ट्रांसपोर्ट प्लाटून, जो इन्फेंट्री बटालियन के गाड़ियों की रख रखाव के लिए जिम्मेदार होती है, उसकी स्ट्रेंथ उसकी नीचे दी हुई है। अब हम आते हैं सपोर्ट कंपनी, कंपनी हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको 6 प्लाटून दिखेगा। पहला प्लाटून जो है ASLT-PL, इसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं असॉल्ट प्लाटून, जिसकी नफरी उसके नीचे दी हुई है, 1 जेसीओ, 13 अदर रैंक्स। दूसरी है MORPL, MOR शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं मोटर प्लाटून। फिर अगला है A/TK, एंटी टैंक प्लाटून। फिर उसके अंदर है R&S प्लाटून, रेकी एंड सपोर्ट प्लाटून बोलते हैं। उसके बाद अगला है घातक प्लाटून। अगर आपने कमांडो या उस तरह का जो नाम सुन रखा है, तो ये इन्फेंट्री बटालियन का सबसे खूंखार प्लाटून होता है, घातक प्लाटून। ये किसी भी विपरीत परिस्थिति में जब सीओ साहब को जरूरत होती है कहीं पर कुछ अटैक और हमला करने के लिए, तो ये उनका ट्रम्प कार्ड है, जो कि लड़ाई के दरमियान वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं आखिरी, सिग्नल प्लाटून है, जो पूरी बटालियन के अंदर संचार व्यवस्था को देखती है। तो इस तरह से आपको ये सपोर्ट कंपनी के डिटेल मैंने बता दिए। अब आते हैं हम राइफल कंपनी की तरफ। राइफल कंपनी मेन लड़ने वाली कंपनी होती है, ये 4 होती हैं टोटल, ABCD, जिसको आप अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा राइफल कंपनी कहते हैं। इसमें भी एक कंपनी हेडक्वार्टर होता है, और प्रत्येक राइफल कंपनी के अंदर 3 प्लाटून होते हैं। उसके अंदर 3 प्लाटून के अलावा एक MMG सेक्शन होता है, और उसके अलावा एक कंपनी में AGL सेक्शन, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, AGL का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सेक्शन, ये होता है। तो जो MMG सेक्शन और AGL सेक्शन है, ये आपके हो गए कंपनी सपोर्ट वेपन। और बटालियन के अंदर जो होता है सपोर्ट वेपन, वो SP कंपनी में होता है, वो है 81 mm मोटर और ATGM। अब आते हैं हम ऊपर, हेडक्वार्टर बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर जो है, बटालियन हेडक्वार्टर को भी काम करना होता है, तो उसके अंदर हेडक्वार्टर होता है, क्लर्क होता है, RP सेक्शन होता है जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है, और अर्डली और रनर होते हैं। तो ये आपके लिए जानकारी जरूरी है कि इससे आपको एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां से आपको क्लियर हो गया कि जो बटालियन सपोर्ट वेपन है वे सपोर्ट कंपनी में 81 mm मोटर प्लाटून में, ATGM एंटीटेक प्लाटून में होता है। कंपनी सपोर्ट वेपन जो होता है, कंपनी सपोर्ट वेपन जो है आपका वो MMG है, AGL है, वो यहां पे राइफल कंपनी के अंदर होता है। अब हम चलते हैं इनकी काबिलियत के बारे में कि एक इन्फेंट्री बटालियन की क्या काबिलियत होती है। इन्फेंट्री बटालियन की जो सबसे पहली काबिलियत होती है उसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। इन्फेंट्री इज इक्विप्ड, ट्रेन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड टू फाइट विद द एनिमी विदाउट एनी आउटसाइड सपोर्ट। इट कैन फाइट इटसेल्फ फॉर ए लॉन्ग टाइम। इन्फेंट्री बटालियन ये है, उसकी इतनी काबिलियत होती है, उसमें इतनी आत्मनिर्भरता होती है कि वो बिना किसी बाहरी समर्थन के दुश्मन से लड़ने के लिए सुसज्जित रहती है,
प्रशिक्षित रहती है और संगठित रहती है, और यह लंबे समय तक अपने आप लड़ सकती है। इसके साथ साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण है, एबिलिटी टू होल्ड ग्राउंड, जमीन पर पकड़ बनाए रखने की क्षमता। द इन्फेंट्री बटालियन कैन होल्ड ग्राउंड इफेक्टिवली विथ और विदाउट आउटसाइड सपोर्ट। जमीन पर पकड़ बनाए रखने की क्षमता भी जो है उसकी काबिलियत के अंतर्गत आता है, जिसमें इन्फेंट्री बटालियन बाहरी समर्थन के साथ या उसके बिना भी प्रभावी ढंग से पकड़ बनाए रख सकती है। इसके बाद आता है इसकी तीसरी काबिलियत, एडॉप्टेबिलिटी। एन इन्फेंट्री बटालियन इज हाईली एडॉप्टेबल एंड कैन ऑपरेट ओवर एनी टाइप ऑफ ग्राउंड बाय डे और बाय नाइट एंड अंडर एनी डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन। द इन्फेंट्री बटालियन कैन बी readily शिफ्टेड बाय लैंड, सी और एयर टू द बैटलफील्ड। कहने का मतलब इन्फेंट्री बटालियन के अंदर एक बहुत बड़ी अडॉप्टेबिलिटी वाली सिस्टम होता है इनबिल्ट। कहने का मतलब किसी भी परिस्थिति के अनुसार ये अपने आप को अनुकूल ढाल लेती है। अनुकूलनशीलता, अडॉप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलनशीलता। एक पैदल सेना बटालियन बिल्कुल अडॉप्टेबल होता है, किसी भी प्रकार की जमीन पर दिन में, रात में, कठिन जलवायु परिस्थिति में काम कर सकती है। पैदल सेना बटालियन जो है, इन्फेंट्री बटालियन जो है, वो जमीन पे, समुद्र में, हवा से, युद्ध के क्षेत्र में आसानी से डिप्लॉयड या स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके साथ अगला जो इसकी कैपेबिलिटी है वो है मोबिलिटी, गतिशीलता। इन्फेंट्री बटालियन हैज ए हाई डिग्री ऑफ मोबिलिटी, इट कैन गो थ्रू ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल। इन्फेंट्री बटालियन में उच्च स्तर की गतिशीलता होती है, यह लगभग सभी प्रकार की बाधाओं से गुजर सकता है। अगला है वल्नरेबिलिटी, भेद्यता। इन बैटल एन इन्फेंट्री बटालियन बिकम्स वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ टैंक, आर्टिलरी, स्मॉल आर्म्स, एयर अटैक एंड एंटी पर्सनल माइंस। कहने का मतलब है युद्ध में एक पैदल सेना बटालियन जो होती है वो टैंक, तोपखाना, छोटे हथियार, हवाई हमला और एंटी टैंक बारूदी सुरंगों के सामने कमजोर हो जाती है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयबिलिटी, नियोजनीयता। एक इन्फेंट्री बटालियन को कहां कहां पर एम्प्लॉय मतलब उसको लगाया जा सकता है। द बेसिक रोल ऑफ इन्फेंट्री बटालियन इज टू क्लोज इन विथ एंड डिस्ट्रॉय और कैप्चर द एनिमी एंड टू होल्ड ग्राउंड। फायर एंड मूवमेंट इज द बेसिक ऑफ इन्फेंट्री टैक्टिक्स। इन्फेंट्री बटालियन फ्रॉम सेक्शन अपवर्ड्स इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। इन्फेंट्री बटालियन का जो रोल है वो है क्लोज करना और दुश्मन को डिस्ट्रॉय करना या कैप्चर करना या जमीन पर अपनी पकड़ बनाना। एक इन्फेंट्री बटालियन फायर एंड मूव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए काम करती है। इसके अंदर सेक्शन और उसके ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है वो इसी पे बनी हुई है, और इसके जो हैं सेक्शन वो बिना किसी सपोर्ट के जमीन का इस्तेमाल करके और अपने हथियार का इस्तेमाल करके अपनी साहस और शक्ति के बल पे अपने मुकाम को हासिल करते हैं। पैदल सेना बटालियन की मूल भूमिका दुश्मन के करीब जाकर उसे नष्ट करना, पकड़ना और जमीन पर कब्जा करना है। फायर एंड मूवमेंट पैदल सेना की रणनीति का आधार है। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि पैदल सेना की मूल भूमिका क्या है। 4 लिखे होंगे, उनमें से या तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, या 3 सही होंगे, ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि पैदल सेना की रणनीति का आधार क्या है, तो फायर एंड मूवमेंट। सेक्शन अपवर्ड से पैदल सेना इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सारे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहां से आ सकते हैं। इन्फेंट्री बटालियन और इसकी उप इकाइयों को पूरी तरह से अन्य हथियारों के समर्थन पर निर्भर हुए बिना जमीन हथियारों के कुशल उपयोग और सबसे ऊपर पैदल सैनिकों को उनके साहस, दृढ़ संकल्प और वीरता के साथ दुश्मनों को विरोध का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये आपको इन्फेंट्री बटालियन के बारे में हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो गया, कैपेबिलिटी। चलते हैं कंपनी सपोर्ट वेपन। कंपनी के सपोर्ट के लिए क्या क्या हथियार आपके सिलेबस में है। कंपनी सपोर्ट वेपन के तौर पे आपको जो हथियार के बारे में जानना है वो है, उसके नाम आ सकते हैं कि कौन कौन से हथियार कंपनी सपोर्ट वेपन हैं। उनमें सबसे पहला है 7.62 mm ड्रैगनो स्नाइपर राइफल। ये एक राइफल है जिसकी मदद से स्नाइपर जो है छिप के दूर दुश्मन को मारते हैं। उसके साथ साथ दूसरा जो हथियार है
7.62 mm मीडियम मशीन गन, जिसको शॉर्ट में MMG कहते हैं। तीसरा है आपका 30 mm मीडियम ग्रेनेड लॉन्चर, 30 mm AGL भी कहते हैं इसे। इसके साथ साथ एंटी मटेरियल राइफल। तो ये सारे कंपनी सपोर्ट हथियार हैं। दे आर यूज्ड बोथ इन डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव। ये आक्रमण करने में और रक्षा करने के ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशनों में इनका इस्तेमाल होता है। अब इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद आपके सिलेबस में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट्री बटालियन एंड इट्स वेपन। इसके अंतर्गत है कि सबसे पहले जो जिस राइफल के बारे में आपको पढ़ना है वो है 5.56 mm इंसास राइफल के बारे में। दोबारा यहां मैं रिपीट करना चाहूंगा कि 5.56 इंसास राइफल के बारे में आपको इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट में पढ़ना है, और वेपन ट्रेनिंग के अंदर आपको सिर्फ 0.22 के बारे में पढ़ना है। तो इसका प्रश्न वहां नहीं आएगा पेपर 2 में, और पेपर 2 का प्रश्न पेपर 4 में नहीं आएगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर को ध्यान से देख ले। इसी राइफल का नाम है 5.56 mm इंसास राइफल। इसके बारे में जो इसकी जानकारी है, जो आपको पता होनी चाहिए, इसका उत्पादन, इसका जो प्रोडक्शन है वो भारत के अंदर होता है। ये भारत के द्वारा बनाया हुआ हथियार है। भारत के अंदर इसका प्रोडक्शन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करती है, जिसे हिंदी में भारतीय आयुध निर्माणी बोर्ड कहते हैं। ये उनके द्वारा उनके फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। यह एक सैनिक का व्यक्तिगत हथियार है। यह एक सोल्जर का पर्सनल वेपन है। इंसास राइफल इज 25% लाइटर एंड 70% लेस रिक्वायल एज कंपेयर टू 7.62 mm SLR। इससे पहले 5.56 इंसास राइफल से पहले इन्फेंट्री में एक सोल्जर का जो पर्सनल वेपन था वो 7.62 mm SLR था, जिसके बदल के उसकी जगह पे 5.56 को लाया गया। और इसकी खासियत ये है कि इंसास राइफल पुराने राइफल के तुलना में 25% हल्का और 70% कम धक्का देने वाला है। रिकॉयल मतलब झटका। जब आप गोली चलाते हैं तो जो गोली का झटका आपके कंधे पे लगता है उसी को हम रिकॉयल कहते हैं। तो पुराने राइफल जो 7.62 mm SLR था उसकी तुलना में यह 25% हल्का और 70% कम धक्का या रिकॉयल देता है। इसके अंतर्गत जो गोली फायर किया जाता है या उसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार से है। कैलिबर जो होता है वो एक राइफल का या गोली का डायमीटर होता है, व्यास होता है। तो इस राइफल का जो कैलिबर है वो है 5.56 mm बोले तो मिलीमीटर। लेंथ ऑफ राइफल विदाउट बैनेट, बैनेट को जो राइफल के आगे चाकू लगा होता है, चाकू की जैसा, उसे हम बैनेट कहते हैं और हिंदी में उसे हम संगीन कहते हैं। तो संगीन या बैनेट के बिना राइफल की जो लंबाई है वो है 960 mm, 960 mm। और अगर आप उसमें बैनेट लगा देते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है और हो जाती है फाइनल 1110 mm, मतलब 1.11 मीटर, या सेंटीमीटर में कहना है तो 111 सेंटीमीटर। यहां पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो mm में है, 1110 mm। अब इसके अंदर आते हैं कि इस राइफल की जो बैरल है, बैरल की लंबाई कितनी है। तो बैरल की लंबाई है 464 mm। इसके साथ साथ इसका वजन, इसके अंतर्गत अलग अलग तरह के बट होते हैं। बट राइफल के पिछले हिस्से को कहते हैं। आपको पढ़ना है फिक्स बट के बारे में। फिक्स बट विथ एम्प्टी मैगजीन, फिक्स बट और खाली मैगजीन के साथ इसका जो वजन है वो है 3.6 kg। फिक्स बट लोडेड मैगजीन, भरे हुए मैगजीन के साथ फिक्स बट राइफल का जो वजन है वो है 3.69 kg। कहने का मतलब जो आपके गोली है, गोली का वजन इसमें ऐड करने पे आपका इसका वजन जो है वो बढ़ जाता है 90 ग्राम। और जो पूरा मैगजीन है, फुल मैगजीन, उसका वजन होता है 90 ग्राम्स। बैनेट जो होता है, उस बैनेट का जो राइफल है, जो चाकू लगी होती है आगे, बैनेट या संगीन का जो वजन है वो है 305 ग्राम। इसके साथ इस राइफल से
जो हम दुश्मन को मारते हैं उसका जो इफेक्टिव रेंज है, प्रभावी सीमा, वो है 400 मीटर। मतलब 400 मीटर तक ये राइफल की जो मार है अचूक है, कारगर है। इसके साथ साथ जो इसका साइट रेडियस है, दृष्टि त्रिज्या, वो है 470 mm। साइट रेडियस जो होता है वो राइफल के फोर साइट और बैक साइट के बीच के जो डिस्टेंस होती है उसे हम साइट रेडियस कहते हैं। तो इस राइफल का जो साइट रेडियस है वो है 470 mm। ये किस सिद्धांत पे काम करती है? प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ये जो राइफल है, ये राइफल गैस संचालित है, गैस ऑपरेटेड है। जब आप गोली चलाते हैं तो उसमें एक्सप्लोजन होता है और उससे गैस पैदा होता है, और उसी गैस की मदद से आपका जो बोल्ट एक्शन है वो गैस की मदद से होता है और दूसरा राउंड आपके चेंबर में फीड होता है। तो इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल है वो गैस ऑपरेटेड है। इसका पेनिट्रेशन, ये गोली जो इसका है वो कितना छेद कर सकता है, तो उसका डाटा है 3 mm एट 700 मीटर। मतलब अगर इससे गोली चलाई जाए राइफल से तो 700 मीटर के ऊपर ये 3 mm के चदरे को छेद कर देगा। मोड ऑफ फायर, फायर करने का तरीका। इस राइफल के अंतर्गत फायर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका सिंगल शॉट और दूसरा तरीका 3 राउंड ब्रस्ट, मतलब 3 गोली एक साथ दाग सकता है और सिंगल सिंगल भी फायर कर सकता है। अब आते हैं इसकी फायर करने की दर, रेट ऑफ फायर, ये कितनी तेज गति से फायर कर सकता है। सामान्य तौर पे इसकी जो फायरिंग की स्पीड है, रेट है, वो है 60 राउंड पर मिनट। अगर इसे हम ऑटोमेटिक के ऊपर रख के, जिसको ऑटोमेटिक के ऊपर इसमें आपका एक सिस्टम फिट है जिसे हम कहते हैं TRB, 3 राउंड ब्रस्ट, तो जब 3 राउंड ब्रस्ट में आप डालेंगे तब ये 90 राउंड्स 1 मिनट में ये फायर कर सकता है। इसके साथ साथ इंटेंस, अगर तीव्रता से अगर आप फायर करेंगे तो 1 मिनट में ये 150 राउंड तक गोली निकाल सकता है। और अगर इसमें हम बेल्ट लगा दें या उस तरह का कर सकें और भी ज्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए, तब ये 600 से 650 गोलियां 1 मिनट में निकाल सकता है। ये बेसिकली एक राइफल की मैक्सिमम काबिलियत होती है। अब आते हैं इसके अंदर कितने प्रकार के गोली इस्तेमाल होता है। इसमें आपको मुख्यतः 4 तौर की गोलियां इस्तेमाल होती हैं। पहला गोली को हम बोलते हैं बॉल राउंड, दूसरे को बोलते हैं ट्रेसर राउंड, तीसरे को बोलते हैं ब्लैंक राउंड, चौथे को बोलते हैं हाई डेंसिटी कार्ट्रिज। बॉल राउंड जो नॉर्मल सामान्य तौर पे जो आपकी गोली होती है उसे हम बॉल राउंड कहते हैं, जिसमें आगे का जो किनारा होता है वो लेड का बना होता है। दूसरा जो ट्रेसर राउंड है, जब आप इसको फायर करते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी राइफल की गोली जब आगे जाती है तो उसके पीछे आपके रॉकेट की तरह बारूद जलता हुआ दिखता है, उसे हम ट्रेसर राउंड कहते हैं। तीसरा होता है ब्लैंक राउंड, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। इसमें कोई जो है गोली नहीं होता है, ये सिर्फ आवाज करता है और ये टारगेट पे इससे कोई हिट आपको नहीं मिलता है। चौथा है हाई डेंसिटी कार्ट्रिज। ये एक स्पेशल कार्ट्रिज है जिसकी जो बारूद होती है वो एक विशेष क्वालिटी की होती है। इससे आपकी मारक क्षमता बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाता है और गोली के अंदर ज्यादा स्पीड पैदा होता है। अभी आप ये देखिए पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर के अंदर जो है आपको बहुत सारे पार्ट्स हैं। आपको मैं ऊपर से नीचे पार्ट्स बताते जाता हूं। आप राइफल है यहाँ पे खुला हुआ है, तो राइफल के पार्ट्स आप देख सकते हैं कि ये राइफल किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो ये आपका बट हो गया, ये आपका पिस्टल ग्रिप हो गया, यहाँ पे आपका ट्रिगर हो गया, ये आपका मैगजीन हो गया, ये आपका बैरल हो गया, उसके बाद ये जो है आपका बैनेट हो गया। तो इस तरह से ये आपका उसका जो है रिकॉइल वाला जो ये सिस्टम है वो ये रिकॉइल सिस्टम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस बताया नहीं जाएगा, इसको स्लिंग कहते हैं। तो ये जस्ट मैं आपके लिए सहूलियत के लिए दिया है ताकि आप उस राइफल को अच्छे तरह से देख सकें और समझ सकें। अब आते हैं कंपनी सपोर्ट वेपन। अभी आपने जो इंसास के बारे में जाना, इसे बोलते हैं सोल्जर का पर्सनल वेपन। और ये जो आ गए आपके कंपनी सपोर्ट वेपन। कंपनी सपोर्ट वेपन जैसा कि मैंने पहले बताया था, उनमें सबसे पहला है 7.62 mm ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल। यह एक रशियन ओरिजिन राइफल है जिससे आप दुश्मन को दूर तक बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मार सकते हैं। इसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार से है। इस राइफल की जो आप इसकी फोटो को देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूं। ये आपको
7.62 mm ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल है, जिसके ऊपर आपको एक टेलीस्कोपिक साइट लगा हुआ है ताकि आप दूर तक देख सकें। इसके बट के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो एक पैड जैसा रेक्सिन है लगा हुआ है, जो आपके चिक गालों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि आपको अच्छी गोली निकले और हिले नहीं आपको फायरिंग के दरमियान। साथ ही साथ ध्यान देंगे इस राइफल की जो बैरल है सामान्य राइफल से थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि इससे आप लंबे दूरी तक आप एक्यूरेट मार कर सकते हैं। तो इसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार से है। कैलिबर 7.62 mm, रेंज इससे आप 800 मीटर तक आदमी को मार गिरा सकते हैं। लेकिन ये जो 800 मीटर का रेंज है ये इसके नेचुरल जो साइट है उसके मदद से, लेकिन जब आप इसके ऊपर इस तरह का जो बाइनोकुलर टाइप का जो दिख रहा है टेलीस्कोपिक साइट, अगर आपने टेलीस्कोपिक साइट लगा दिया तो इस राइफल से आप 1300 मीटर मतलब 1.3 किलोमीटर के ऊपर भी दुश्मन को मार के गिरा सकते हैं। इसका जो वजन है वो है 4.3 kg। इसका जो मैगजीन है उसके अंदर 10 राउंड आते हैं। और इससे जो कितने तरह के गोली फायर किए जाते हैं, तो इससे फायर किए जाने वाले जो गोली होती है उसमें सबसे पहला आता है आर्मर पैर्सिंग, जिसको हम शॉर्ट में एपी राउंड कहते हैं। इसकी जो आगे की बॉल होती है वो स्टील कोर की होती है और इसका इस्तेमाल हम इन्फेंट्री के या दुश्मन के गाड़ियों में छेद करने के लिए, उसके पेट्रोल टैंक को तबाह करने के लिए आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एपी राउंड होता है इसका सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है। दूसरा है स्नाइपर बॉल, जो लेड का बना होता है, जो नॉर्मल गोली की तरह होता है, ये वो है, ये आदमी को मारने में काम आता है। तीसरा एक और है स्टील कोर, एपी राउंड की तरह ही होता है। एपी राउंड और स्टील कोर में फर्क ये होता है कि स्टील कोर में सॉलिड होता है और ये छेदने के काम में आता है। एपी राउंड में क्या होता है कि ये जब हिट करता है तो वहां पे जाके फटता भी है, उसके अंदर भी एक्सप्लोसिव होता है। बाकी तीसरा ट्रेसर होता है। चौथा होता है इंसेंड्री, जो कि दुश्मन के घास वाले इलाके में आग लगाने के काम में आता है या एफओएल डंप के ऊपर आग लगाने के काम में आता है। तो सब राउंड का अलग अलग महत्व है। तो इसमें सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि टाइप ऑफ एम्यूनिशन कौन कौन से होते हैं। तो जो मेनली इसका फेमस है वो है आर्मर पे एपी राउंड और स्टील कोर और इंसेंट्री। ट्रेसर राउंड इसका इस्तेमाल कम किया जाता है क्योंकि ये एक दुश्मन को छुप के मारने वाला हथियार है। अगर ट्रेसर आप मारेंगे तो आपका लोकेशन पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने उसे हाईलाइट नहीं किया है। अब आते हैं कंपनी सपोर्ट वेपन के अंतर्गत ये एक दूसरा वेपन है जिसको आप देख सकते हैं। इसको आप एमएमजी बोलते हो। ये जो है राइफल जो मशीन गन है इसको मशीन गन बोलते हैं। ये है 7.62 mm मीडियम मशीन गन एमएमजी। इसका जो वजन होता है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो राइफल है या मशीन गन है ये एक ट्राइपॉड के ऊपर माउंट किया हुआ है। गन अलग होता है और उस गन को हम इसके ट्राइपॉड के ऊपर एक ब्रैकेट बना होता है उसके ऊपर लगा के माउंट करते हैं। तो ये जो ऊपर का राइफल मशीन गन है उसका वजन है 14.2 kg 14.2 kg और नीचे का जो स्टैंड है ट्राइपॉड इसका वजन है 10.2 kg। पूरे मशीन गन का वजन जो है इन दोनों को आप जोड़ दीजिए 24.4 kg। इसकी जो रेंज है लड़ाई में सबसे ज्यादा होती है। इफेक्टिव बैटल रेंज जो होती है 1800 मीटर मतलब 1.8 किलोमीटर तक आप इससे मार सकते हैं। ट्रेवर्स 360 डिग्री, ये जो आपका स्टैंड के ऊपर मशीन गन लगा हुआ है इसको आप 360 डिग्री मतलब चारों तरफ घुमा के दुश्मन को मार सकते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स इन बेल्ट, इसके साथ देख रहे हैं पिक्चर में आप, यह बेल्ट लगा हुआ है। तो जो बेल्ट इसमें आता है उस बेल्ट के अंदर आप 235 राउंड्स भर सकते हैं। इसका जो रेट ऑफ फायर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है और इसमें बैरल के नीचे आप देख रहे हैं ये एक रेगुलेटर है, उसी की मदद से इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसके अंतर्गत जो है नॉर्मल जो इसका फायरिंग स्पीड है वो है 100 राउंड पर मिनट। रैपिड के अंदर ये डबल हो जाता है 200 राउंड्स पर मिनट और इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी जो है 500 to 1000 राउंड्स पर मिनट। जनरली जब हम इससे फायर करते हैं तो जो प्रैक्टिस है हमारी फायर करने की उसके अंतर्गत हम 20 राउंड्स का एक बर्स्ट फायर करते हैं। सस्टेन्ड फायर, बीइंग एयर कूल्ड कैन मेंटेन नॉर्मल रेट ऑफ फायर इंडेफिनिटली, हाउएवर बैरल शुड बी चेंज्ड आफ्टर फायरिंग 4 बेल्ट। कहने का मतलब इसकी जो बोलते हैं ना कि लड़ाई में कितनी क्षमता है, तो चूंकि ये हवा से ठंडी होती है तो इसीलिए आप इससे आप लगातार फायरिंग कर सकते हैं नॉर्मल रेट पे, मतलब 100 राउंड पर मिनट की स्पीड से अगर आप फायर कर रहे हैं तो इससे आप कंटिन्यूअस फायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे 4 बेल्ट, एक बेल्ट के अंदर 235 मतलब मल्टीप्लाइड कर दे 4 से, अगर आपने एक बैरल से अगर 4 बेल्ट फायर कर दिया तब बैरल को ठंडा करना जरूरी होता है और इसके साथ अलग से एक बैरल आता है, तब हम बैरल को चेंज करके दूसरे बैरल को लगाते हैं। अब आते हैं
बीटेन जोन कहने का मतलब यह एक ऑटोमेटिक हथियार है। जब यह राइफल से, मशीन गन से आप फायर करते हैं तो गोली पिन पॉइंट न जाके एक एरिया में डिस्पर्स होता है। तो जो एरिया में वो फैलता है उसी को हम बीटेन जोन कहते हैं। मतलब उस एरिया के अंतर्गत जो भी होगा वो सब तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो वो जो बीटेन जोन होता है उसका साइज कैसा होता है? अगर आप 560 मीटर 560 मीटर के रेंज पे फायर कर रहे हैं तो आपका जो बीटेन जोन होगा वो 110 मीटर बाई 1 मीटर, इसके बीच के दायरे में जितने भी चीज़ होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। जैसे जैसे आपका ये रेंज बढ़ता जाएगा, 600 पे आपका 100 मीटर बाई 1 मीटर, फिर आपका 1200 मीटर के ऊपर 65 बाई 3 मीटर, फिर उसके बाद 1800 मीटर पे 50 मीटर बाई 4 मीटर। तो इस तरह से आपका बीटेन जोन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ट्रेजेक्ट्री, व्हेन द साइट इज फिक्स्ड अप टू 600 मीटर, बुलेट डज नॉट राइज above 1.2 मीटर। नाइट फायरिंग, इट इज पॉसिबल टू फायर द गन एट नाइट यूजिंग पैसिव नाइट साइट। रात के समय में भी इससे फायर किया जा सकता है अगर इसके ऊपर नाइट साइट लगा दिया जाए। यह एक कंपनी सपोर्ट हथियार है। एमएमजी आपने देखा था, एमएमजी सेक्शन, तो ये एमएमजी सेक्शन के अंदर मशीन गन एमएमजी रहता है। उसके बाद एक एजीएल सेक्शन था, तो एजीएल कंपनी के अंदर था, उसके अंदर ये आप फोटो देख सकते हैं। यह एक रशियन ओरिजिन है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। दाहिने तरफ जो आपको दिख रहे हैं ये बड़े बड़े, ये आपके 3 ग्रेनेड हैं। ये लॉन्चर है, ये भी स्टैंड पे माउंटेड होता है एमएमजी की तरह। इसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार से है, लॉन्चर का वजन 18 केजी, इसके माउंट का वजन 12 केजी, दोनों मिला दीजिए 30 केजी का ये वजन हो जाता है। इसका जो साइट होता है देखने के लिए दुश्मन को, उसका वजन होता है 1 केजी, और जिस बक्से में रखा होता है बक्से के साथ उसका वजन होता है 3.5 केजी। गन बॉक्स जो है, जिसमें हथियार रखा रहता है, वो होता है 14.5 केजी, जिसके अंतर्गत 29 ग्रेनेड एक बेल्ट में डाल के रखे हुए होते हैं। साइट विथ केस जो है वो आपका 3.5 केजी, ऑलरेडी आपको ऊपर में बता चुके हैं। इसका जो रेंज है एजीएल का वो है 800 मीटर से शुरू होता है और 1700 मीटर 1700 मीटर तक होता है, विदा साइट या विथ साइट। रेट ऑफ फायर, इससे आप नॉर्मली 1 मिनट में 50 ग्रेनेड लॉन्च कर सकते हैं। रैपिड में ये 100 ग्रेनेड लॉन्च कर सकता है 1 मिनट में। साइक्लिक रेट में ये 350 से 400 ग्रेनेड 1 मिनट में फायर कर सकता है। इसके साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, चूंकि ये एक माउंटेड वेपन है, इसको आप जमीन पे, गाड़ी पे, हेलीकॉप्टर पे, कहीं पे भी माउंट करके इससे आप फायर कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये लो एंगल के साथ साथ हाई एंगल में भी फायर करता है। इसका जो एलिवेशन डिप्रेशन है वो है, अगर इसको हॉरिजॉन्टल से अगर हम 67 डिग्री अप करेंगे तो उस हाई एंगल में ये फायर हो जाएगा, और डिप्रेशन में अगर लो एंगल में हम फायर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल से 14 डिग्री नीचे भी फायर करेगा। और ये 360 ट्रेवर्स नहीं करता है, ये 260 डिग्री के एंगल में ये घूम के मार सकता है। इफेक्ट ऑफ फायर, इट फायर ए फ्रेगमेंटेशन टाइप ग्रेनेड। जो इससे ग्रेनेड फायर होता है वो किस टाइप का है? तो फ्रेगमेंटेशन टाइप का होता है, विच कैन फायर्ड इन ए सिंगल शॉट और बर्स्ट मोड। जो ग्रेनेड है आप सिंगल भी फायर कर सकते हैं राइफल की तरह, और बर्स्ट मोड में भी फायर कर सकते हैं। किलिंग एरिया ऑफ ग्रेनेड इज 7 मीटर। जो ये ग्रेनेड है जो पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये देखिए साइड में, ये ग्रेनेड जैसा कि मैंने बताया 800 से लेके 1700 मीटर के दूर पे जब ये गिरेगा और फटेगा तो ये आपको 7 मीटर के एरिया में जो भी चीज होगा उसको बर्बाद कर देगा। इसके साथ साथ हर हथियार की एक अपनी लिमिटेशन होती है। तो इसका क्या है लिमिटेशन? ड्यू टू सस्टेंड फायर स्मॉल पार्ट्स गेट डैमेज। इसके ज़्यादा अगर फायर आप करोगे तो इसके छोटे मोटे पार्ट्स खराब भी हो जाते हैं। बैरल नीड्स टू बी कूल्ड आफ्टर फायरिंग 80 to 90 ग्रेनेड। 80 से 90 ग्रेनेड फायर करने के बाद इसके बैरल को ठंडा करना पड़ता है। इट गिव्स आउट फ्लैश एंड ब्लास्ट ऑन फायरिंग। नेचुरली ये ग्रेनेड फायर करता है तो इसके साथ साथ इसका लोकेशन पता चल जाता है, क्योंकि इसमें से आग निकलती है और साथ ही धुआं भी निकलता है इसको फायरिंग करने पे। अब हम आते हैं दूसरे हथियार की तरफ, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये आपका है 84 mm रॉकेट लॉन्चर। 84 mm रॉकेट लॉन्चर जो होता है, इसका कैलिबर जो होता है वो 84 mm होता है। वेट 16 kg विथ माउंट एंड टेलीस्कोप साइट। इसकी जो लंबाई है 1065 mm। ट्रेवर्स, इसमें कोई ट्रेवर्स नहीं होता। रेंज, इसके अंतर्गत अलग अलग तरह के गोले फायर किए जाते हैं, राउंड फायर किए जाते हैं, जिसका अलग अलग रेंज होता है। उसमें से सबसे पहला है हीट राउंड। अगर आप फायर करते हैं तो ये 400 मीटर तक मूविंग टारगेट को हिट कर सकता है, और स्टेशनरी टारगेट को ये 500 मीटर तक हिट कर सकता है। हिट का फुल फॉर्म है हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक। दूसरा राउंड है HE, हाई एक्सप्लोसिव।
ये 1000 मीटर तक फायर कर सकता है, और जहाँ पर यह फटेगा बॉम्ब की तरह, वहाँ पे 10 मीटर के एरिया में ये जो भी आदमी होंगे उनको ये मार गिराएगा। इसका फायरिंग आपको सबसे ज़्यादा दुश्मन को नुकसान लग करने के लिए किया जाता है। और ये हथियार आपको पैरामिलिट्री भी यूज करती है, खास करके नक्सलवाइट और इस तरह के जो इंटरनल आपके एनिमी हैं उनको भी मारने के लिए। इसके साथ साथ इससे स्मोक राउंड फायर किया जाता है, जिसकी मैक्सिमम रेंज है 1300 मीटर, और ये आपको 15 मीटर का स्मोक स्क्रीन बना के देता है। इसके साथ साथ इससे एक एल्यूमिनेशन राउंड फायर होता है, जो मैक्सिमम 2100 मीटर पे आपको फायर किया जा सकता है। ये आपको लगभग 400 से 500 मीटर के डायमीटर में 30 सेकंड तक रोशनी पैदा करता है। रेट ऑफ फायर मैक्सिमम सस्टेंड 6 राउंड पर मिनट, इससे आप 6 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकते हैं मैक्सिमम। टाइप ऑफ एम्यूनिशन ऊपर मैंने बता दिया, हीट, HE, स्मोक, एल्यूमिनेशन। इसके साथ साथ जो ये हीट एम्यूनिशन है, ये आपको टैंक के जो मोटाई है 400 mm तक मोटे कंक्रीट की दीवार को ये छेद कर सकता है। मतलब अगर किसी बंकर को ब्रस्ट करना हो, उड़ाना हो, किसी बिल्डिंग के अंदर कोई दुश्मन अगर आतंकवादी छिपा हो, तो हिट राउंड अगर आप मारेंगे तो 400 mm मतलब 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को भी छेद कर ये अंदर घुस जाएगा। चूंकि ये एक रॉकेट लॉन्चर है तो इसके पीछे एक ब्लास्ट होता है, तो जो बैक ब्लास्ट एरिया है वो 15 मीटर होता है। मतलब इसके पीछे 15 मीटर तक कोई नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको आग से आप झुलस जाएंगे और जल जाएंगे। अब हम आते हैं, कंपनी सपोर्ट वेपन खत्म हुआ, अब हम आते हैं बटालियन सपोर्ट वेपन के ऊपर। बटालियन सपोर्ट वेपन के अंदर आपका 81 mm मोटर है, जिसका कैलिबर 81 mm है, वेट 14.6 mm है, विदाउट साइट। विथ साइट 4.7 जो है आपका साइट के केस का वजन होता है। उसकी वेट जो है इसका 40.6 विदाउट साइट एंड 4.7 kg जो है साइट विदाउट केस। तो साइट का वजन हो गया 4.7 और विदाउट साइट का ये हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो जो आपका है पूरे साइट के साथ उसका वजन हो जाएगा। रेंज, मिनिमम रेंज 68 मीटर है और मैक्सिमम इसका 5200 मीटर है, लेकिन 68 पे हम फायर नहीं करते हैं, सुरक्षा के तौर पे 90 मीटर से नीचे हम फायर नहीं करते हैं। अब आ जाइए रेट ऑफ फायर। स्लो फायर 6 से 8 राउंड पर मिनट, नॉर्मल फायर 9 to 11 राउंड पर मिनट, रैपिड फायर 12 to 20 राउंड पर मिनट। इससे जो गोला निकलता है उसकी मजल वेलोसिटी जो होती है वो होती है 305 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम। इससे जैसा कि आप अगर साइंस पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा मैक्सिमम रेंज हमें कब मिलता है, जब हम 45 डिग्री के एंगल पे फायर करते हैं। इस मोटर से, चूंकि ये एक हाई एंगल वेपन है, इससे हम मिनिमम 45 डिग्री एंगल पे फायर करते हैं, तब हमें मैक्सिमम रेंज मिलता है 5200 मीटर। और जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेंज घटता जाएगा, बट हाइट बढ़ती जाएगी गोले का, और मैक्सिमम जो इसका हाइट है वो 85 डिग्री है। 85 डिग्री पे जब आप फायर करेंगे तो आपको 90 मीटर पे गोला गिरेगा। इसके साथ साथ आपका सेफ्टी डिस्टेंस, अगल बगल लेफ्ट साइड जो है इसके 200 मीटर होते हैं, तो अगल बगल आपके 200 मीटर तक कोई और नहीं होना चाहिए ताकि नुकसान ना हो। और साथ ही साथ इसके ऊपर ओवरहेड पे भी 250 मीटर के ऊपर कोई छत, बिल्डिंग, उस तरह का कोई चीज़ नहीं हो। तो फायर करते समय ये हम देख के तब फायर करते हैं। अब आते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे हम बोलते हैं ATGM। अभी देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये एक इन्फेंट्री का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये मैंने आपको 2 पिक्चर दिखाए हैं क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो है वो एक पुराना हथियार है और राइट साइड वाला जो है वो एक नया हथियार है। तो ये दो तरह के ATGM होते हैं जो सामान्य तौर पे इन्फेंट्री इस्तेमाल करती है। और इस ATGM लॉन्चर है ऊपर में, और उसके जो गोले हैं वो आपको यहाँ नीचे मैंने दिखाया हुआ है। लेफ्ट साइड का जो लॉन्चर है उसका ये नीचे लेफ्ट में गोला है, और राइट साइड में जो लॉन्चर है उसका नीचे ये राइट साइड का गोला है। तो अभी हम पढ़ रहे थे एंटी टैंक हथियार के बारे में। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है इन्फेंट्री में इस्तेमाल होते हैं। पुराने समय में मिलान 2 इस्तेमाल होता था, बाद में मिलान 2 को रिप्लेस करने के लिए हमने कॉन्कोर्स M को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, जिसका नॉमिनक्लेचर 9M113M है। तो ये लेफ्ट और राइट में जो मैंने आपको पिक्चर दिखाए, ये लेफ्ट में जो था वो मिलान का था और राइट में जो था वो कॉन्कोर्स का था। ये जो आपके ATGM होता है, इसका जो रेंज होता है, मिनिमम रेंज 75 मीटर, मैक्सिमम रेंज 2500 मीटर, रेट ऑफ फायर 3 मिसाइल्स पर मिनट, हिट प्रोबेबिलिटी 90 to 96%, एक्यूरेसी 60 सेंटीमीटर अराउंड पॉइंट ऑफ एम एट मैक्सिमम रेंज। जनरेशन, ये दोनों के दोनों सेकेंड जनरेशन के मिसाइल्स हैं। लॉन्चर माउंट जो होता है, इसका एक जो नीचे बेस देख रहे हो आप, उसके ऊपर इसको आप 300 से 360 डिग्री में घुमा के फायर कर सकते हो। एलिवेशन जो होता है वो
8 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 8 से लेके 20 डिग्री के बीच में होता है। इसके ऊपर जो साइट लगा होता है उस साइट का मैग्निफिकेशन 10x होता है, मतलब 10 टाइम्स होता है। इसके अलावा जो यहाँ से मिसाइल निकलती है वो मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टाइप नहीं है। इससे जो मिसाइल निकलती है, जिसका पिक्चर आपको नीचे दिखाया हुआ है, इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो है सेमी ऑटोमेटिक ऑप्टिकली ट्रैक्ड वायर गाइडेड। ध्यान देने वाली बात है कि इससे जो मिसाइल हम फायर करते हैं वो वायर गाइडेड होती है, ऑप्टिकली ट्रैक्ड होती है। मतलब साइड से आप टारगेट को ट्रैक करते हैं और आपका जो लेफ्ट राइट अप डाउन का जो सिग्नल है वो मिसाइल तक वायर के थ्रू जाता है। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं उसी तरह से ये मिसाइल के साथ और लॉन्चर के बीच में वायर कनेक्टेड होता है। पेनिट्रेशन एट 90 डिग्री एंगल ऑफ इम्पैक्ट 460 mm, एट 60 डिग्री एंगल इम्पैक्ट 230 mm। तो जो इसका पेनिट्रेशन होता है, अगर ये 90 डिग्री की एंगल पे हिट करेगा तो 460 mm होगा, और अगर ये 60 डिग्री एंगल पे इम्पैक्ट होगा तो 230 mm होगा। तो यहाँ पे आपकी एंटी बटालियन सपोर्ट वेपन खत्म होता है। इसके बाद आपके सिलेबस में जो अगला है एक छोटा सा पार्ट्स है, राइफल पार्ट्स टू बी ऑयल्ड। राइफल के कौन कौन से हिस्सों में तेल लगाए जाते हैं। पहला है कंप्लीट ब्रिज बॉक्स लेस इट फेस, मतलब पूरे ब्रिज ब्लॉक में लगाना है, लेकिन उसके आगे वाला सिरा जो गोली को टच करता है वहां पे नहीं लगाना है। मैगजीन, कैच, ट्रिगर मैकेनिज्म, राइफल स्प्रिंग असेंबली, इन सब में तेल लगाया जाता है। राइफल के ऐसे कौन से हिस्से हैं जहां पर तेल नहीं लगाया जाता है। वो हिस्सा है बैरल, सिलेंडर, गैस प्लग, पिस्टन एक्सटेंशन असेंबली और मैगजीन प्लेटफॉर्म साइट। तो ये आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहाँ पे ऑयल लगाया जाता है, कहाँ पे ऑयल नहीं लगाया जाता है। तो इसमें खास करके जो ध्यान देना है, बैरल, सिलेंडर, गैस प्लग, पिस्टन एक्सटेंशन, मैगजीन प्लेटफॉर्म, इन सब जगहों पे आपको ऑयल नहीं लगाया जाता है। अब आ जाइए लास्ट में, द कंपनी सपोर्ट वेपन गिव्स एडिशनल इफेक्टिव स्ट्रेंथ टू द इन्फेंट्री राइफल कंपनी बोथ इन डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव ऑपरेशन। The firepower with the infantry battalion, as it supports weapon in the form of 81 mm mortar and ATGM, makes it formidable force to deal with enemy. It provides the fire support as well as mental support to the troops fighting on the ground. कंपनी के समर्थित हथियार इन्फेंट्री राइफल कंपनी को रक्षात्मक और आक्रामक दोनों अभियानों में अतिरिक्त प्रभावी ताकत देते हैं। इन्फेंट्री बटालियन के पास 81 mm मोटर और एंटी टैंक मिसाइल के रूप में इसके सहायक हथियारों की फायर पावर इसे दुश्मन से निपटने के लिए दुर्जय बल बनाती है। यह जमीन पर लड़ रहे सैनिकों को फायर सपोर्ट के साथ साथ मानसिक सहायता भी प्रदान करता है। तो इस तरह से आपका जो है यह सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है कि अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या पढ़ना है और हमें वेपन ट्रेनिंग में क्या पढ़ना है। अभी जो मैंने आपको ये सिलेबस कवर किया, ये सिलेबस 100% आपका जो है आपका DGNCC से लिया हुआ है। इसको आप एज ए ऑथोरिटी इसको आप कोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया तो अगर आने वाले एग्जामिनेशन में B सर्टिफिकेट के 16 मार्क्स पक्के और C सर्टिफिकेट में 14 मार्क्स 14 मार्क्स पक्के हो गए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। Keep watching, please subscribe, share and comments on the video so that I can make better and better videos for you. Wish you all the best for a new year with a happy new year. Thank you. Good night. Jai Hind.